बच्चों, मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और ये है चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। इस सीरीज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल द नीट पीवाईक्यूज। बच्चों, आज जो चैप्टर हम प्रैक्टिस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर के सभी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे एआईपीएमटी से, नीट से। ऑलराइट, रेडी हो जाइए, पेपर पेन अपना नोटबुक साथ रख लीजिए एंड टेक अ नोट कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत। एट द एंड कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ऑलराइट, तो बच्चों शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगी 15 सेकेंड्स का टाइम। ऑलराइट, 15 सेकेंड में आप जल्दी से अपना आंसर अच्छे से सोच के रिफ्लेक्ट करके उसके बाद ही लिखना कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? कौन सा ऐसा रीजन है वर्ल्ड में जहां पर सबसे रिचेस्ट, सबसे हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है? बच्चों, क्वेश्चन है नीट 2020 से। आपके ऑप्शंस हैं मेडागास्कर, हिमालयाज, अमेज़न फॉरेस्ट या फिर वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों आपका टाइमर सेट कर देती हूँ मैं, जल्दी से ऑप्शंस रीड कर लीजिए। 15 सेकेंड्स का टाइम दूंगी मैं आपको हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। तो आपका 15 सेकेंड्स का टाइमर शुरू होता है अब फॉर दिस क्वेश्चन। यस बच्चों, सब लोग ध्यान से सोचिए, कौन सा ऐसा रीजन है वर्ल्ड का जहां पर सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी? 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, आपने सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट, जिनको हम पॉपुलरली कहते हैं लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो एक ऐसी फॉरेस्ट है जो सबसे हाईएस्ट स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट करती है, सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा प्लांट डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए हम इनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, क्लियर टू यू? तो इसका मेंशन अगर आप एनसीईआरटी बुक में ढूंढेंगे बच्चों, अगर आप इसका मेंशन एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यहां पर एक जगह मेंशन है आपके चैप्टर में, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो है साउथ अमेरिका के अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में। आई होप आपको क्लियर हुआ। एनसीईआरटी में आप इस लाइन को मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020। इन द फॉलोइंग, इन ईच सेट a conservation approach and an example of method of conservation are given। तो हर एक पॉइंट में आपके पास एक मेथड दिया है कंजर्वेशन का और एक एग्जाम्पल दिया है उस कंजर्वेशन मेथड का। आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें करेक्ट मैच है। ओके, तो आपके पास पहला ऑप्शन है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसका एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व, एक्स सीटू कंजर्वेशन जिसका एग्जाम्पल है सेक्रेड ग्रोव्स, इन सीटू कंजर्वेशन जिसका एग्जाम्पल है सीड बैंक, और लास्ट है बच्चों एक्स सीटू कंजर्वेशन जिसका एग्जाम्पल है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आपको बताना है फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। आपको इनफ टाइम मिलेगा बच्चों सोचने के लिए, उसके बाद ही आपका काउंटडाउन शुरू करूंगी मैं। हरी अप, जल्दी से सोचिए कंजर्वेशन अप्रोच और उसका राइट एग्जाम्पल। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन, चारों ऑप्शंस कंसीडर कीजिए और ये शुरू होता है आपका 15 सेकेंड्स का टाइमर। हरी अप, लिख डालिए जल्दी से अपना आंसर। हाँ जी, 8, 7, 6, 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इन C2 XC2 में से। 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर कंजर्वेशन अप्रोच की बात हो रही है। आपको पता है कि राइट कॉम्बिनेशन इन C2 और एक्स C2 के लिए जो आपका सबसे सूटेबल है बच्चों, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं। एक्चुअली ये आपकी ऑन साइट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इन सीटू मींस ऑन साइट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और एक्स सीटू कंजर्वेशन की अगर बात करें बच्चों, मतलब ऑफ साइट नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ले जाकर अगर हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो बच्चों उसका राइट एग्जाम्पल है क्रायो प्रिजर्वेशन।
अगर मैं यहाँ पर XC2 का एग्जाम्पल देखूं, सेक्रेड ग्रूव्स नहीं हो सकता क्योंकि सेक्रेड ग्रूव्स भी नेचुरल एनवायरमेंट में ही ट्रीज को, ओल्ड ट्रीज को, रिलीजियस ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं बच्चों, ये भी सही नहीं है क्योंकि सीड बैंक बनाना इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है, XC2 कंजर्वेशन का पार्ट है। तो आपकी राइट अप्रोच के साथ जो राइट एग्जाम्पल मैच करेगा दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4, इन सीटू बायोस्फीयर रिजर्व और XC2 का एग्जाम्पल क्रायो प्रिजर्वेशन। आओ बच्चों इसको बुक से देखते हैं। बुक में हमें पता है बहुत क्लियरली इसके एग्जाम्पल्स के साथ इन सीटू XC2 कंजर्वेशन की बात की गई है, जहां पे बहुत पॉपुलरली क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है कि इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और इवन इसके अलावा बच्चों सेक्रेड ग्रूव्स भी इसी में इंक्लूडेड हैं। सेक्रेड ग्रूव्स भी इसी में इंक्लूडेड है, मतलब नेचुरली जहां पर ट्रीज लगे हुए हैं, फॉरेस्ट एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम डिस्टर्ब किए बगैर अगर वहीं पर ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। वाइल बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल गिवन था क्रायो प्रिजर्वेशन का, तो क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाता है आपका XC2 कंजर्वेशन में, एंड यू कैन फाइंड क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड फ्रीजिंग गैस में अगर आप किसी भी स्पर्म को, एग को, गेमीट को, सीड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उस टेक्निक को आर्टिफिशियल टेक्निक के अंडर कंसीडर किया जाएगा और इसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली मेंशन है, ये एक इन विट्रो मेथड है। इन विट्रो मेथड है मतलब आप आर्टिफिशियली कंजर्व कर रहे हैं लैबोरेटरी कंडीशंस में। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया कि एनसीईआरटी बुक में कहां पर आपके एग्जांपल्स मेंशन है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डिक्लाइन in the population of Indian native fishes due to introduction of Clarius garipinus in river Yamuna can be categorized as। तो नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, पूछ रहे हैं कि आपने बाहर से एक फिश इंट्रोड्यूस कराई क्लैरियस गैरिपाइनस और उसकी वजह से जो इंडियन नेटिव फिशेस थी एक्चुअली इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई यमुना रिवर में। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? को एक्सटेंशन का, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का या एलियन स्पीशीज इन्वेजन का? यस बच्चों, हरी अप। ये चार आपके जो इवल क्वार्टेट्स हैं, चार इवल क्वार्टेट्स, मैं आपको क्लू दे देती हूं, उन चार इक्वल क्वार्टेट में से एक आपका यहां पर राइट सूटेबल टर्म है इस कंडीशन के लिए जहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराने की वजह से वहां का नेटिव ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज का लॉस होगा। तो आप गेस करिए, आप सोचिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, को एक्सटिंक्शन है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है या एलियन स्पीशीज इन्वेजन है, क्योंकि चारों ही आपकी इवल क्वार्टेट्स का पार्ट है, बट आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट कैटेगरी चूज करनी है। ऑलराइट, सो आई होप आप आंसर के साथ रेडी हैं। 15 सेकंड का टाइम आपका शुरू हो गया है। हरी अप बच्चों, जल्दी से अपना आंसर लिखिए, ए, बी, सी और डी। इंट्रोडक्शन एक स्पीशीज का, एक ऑर्गेनिज्म का कॉज कर रहा है डेप्रिसिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीशीज। सो टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स बहुत इजीली आप बता सकते हैं क्योंकि आपने एलियन स्पीशीज का इन्वेजन कराया, जबरदस्ती आपने एक बाहर से स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कराया। वो इंटेंशनल भी हो सकता है या बाय चांस भी हो सकता है, एक्सीडेंटल इन्वेजन भी हो सकता है। बट बच्चों जब किसी एलियन स्पीशीज के इन्वेड कराने की वजह से वहां की नेटिव स्पीशीज की पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़े, क्योंकि हो सकता है दोनों स्पीशीज के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाए या फिर जो नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस कराई है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो बच्चों, उस केस में हम कहते हैं कि किसी स्पीशीज का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। आइए मैं आपको दिखाती हूं कि ये आपका इवल क्वार्टेट का ही पार्ट है, जहां पर आपके 4 इवल क्वार्टेट फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस मेंशन्ड है और आप क्लियरली यहां पर एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अंडर, एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अंडर फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि बिकॉज ऑफ द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश। तो आपने एक अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है क्लैरियस गैरिपाइनस, उसको इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से, क्यों कराया था? एक्वाकल्चर की वजह से, क्योंकि आप उनकी प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाना चाहते थे। ऑलराइट,
बट बच्चों ये पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस कराने की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ की इंडिजिनस कैटफिशेस थी, इंडिजिनस मतलब यहाँ की नेटिव, वो जो है डिक्लाइन कर गई, उनकी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा थ्रेट हुआ बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, क्योंकि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ जाता है स्पीशीज में अगर उनका न्यूट्रिशनल रिसोर्स सेम हो, अगर उनका हैबिटेट सेम हो। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस मतलब वहां की नेटिव कैटफिशेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो। इज दैट क्लियर, सबको समझ आया? तो ये आपकी एनसीईआरटी का स्निप, सो दैट आपको समझ आए कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। अभी हमने बात किया था कि 4 इवल क्वार्टेट्स हैं, मैं आपको फिर से क्लू दे रही हूं इस क्वेश्चन के लिए। उन 4 इवल क्वार्टेट्स में से बच्चों सबसे सिग्निफिकेंट इफेक्ट किसी बायोडाइवर्सिटी लॉस का कौन सा है? इज इट बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, या फिर हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो नीट 2019 का क्वेश्चन आपके सामने घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर सेम है। ध्यान से सोचिए, 4 इवल क्वार्टेट में से सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? यस बच्चों, 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है आपका, हरी अप, सब लोग अच्छे से सोचिए, आंसर कीजिए। यस यस बच्चों, सब लोग हरी अप। 4 3 2 1 टाइम अप। तो बच्चों जैसे हमने बात की थी, 4 इवल क्वार्टेट में से जो सबसे अफेक्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। जब स्पीशीज अपना नेचुरल हैबिटेट लूज कर देती हैं, जब उनका हैबिटेट फ्रैगमेंट हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, बट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, बच्चों उसके बाद स्पीशीज का लॉस होना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। आइए देखते हैं कहां पर आपकी एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है इसके बारे में। एक्चुअली हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक जंगल को काट देंगे तो शेर कहाँ जाएगा, वहां के रहने वाले बाकी वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे, और अगर आप एक सड़क के एक जंगल के बीच में से एक सड़क भी निकाल देंगे तो क्या होगा, 2 हिस्सों में वो जंगल बट जाएगा, और उसकी वजह से आपके वाइल्ड एनिमल्स जब उस रोड पर आएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, वो आपको मारने की कोशिश करेंगे, आप उनको मारने की कोशिश करेंगे, एंड इवन नेचुरल डेथ भी हो सकती है। ऑलराइट, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज लॉस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है at present. Okay, habitat loss and fragmentation. Which of the following is not a method? इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अब इन सीटू का मतलब मैं यहां पर और सिंप्लीफाई करके लिख देती हूं, ऑन साइट कंजर्वेशन की बात हो रही है। ऑन साइट मतलब नेचुरल कंडीशन में, नेचर में जहां पर एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वहीं पर उसी साइट पर अगर आप कंजर्व करेंगे तो उसका एक एग्जाम्पल आपको यहां से चूज करना है। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका एग्जाम्पल है, बोटानिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रूव्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स? कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जो इन सीटू कंजर्वेशन ना करता हो, ऑन साइट कंजर्वेशन ना करता हो? यस बच्चों, नीट 2019 का क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना इस वर्ड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑन साइट कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। 15 सेकंड का टाइमर आपका शुरू हो गया है, हरी अब बच्चों जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए क्विकली, सब बच्चे अपना आंसर देंगे। 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, अभी मैंने आपको स्निप में दिखाया था, अब देखो मैंने कहा था एक्स सीटू और इन सीटू में से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, अभी भी आप एक्सपेक्ट कीजिए इसमें से एक ना एक एग्जाम्पल या एक ना एक अप्रोच जरूर पूछेगा, दैट
यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, आपने खुद बिल्डअप किए हैं। हालांकि प्लांट्स नेचर में ही ग्रो कर रहे हैं, बट वो एरिया आपने प्रिपेयर किया है, आपने प्लांट्स खुद लाकर वहां पर लगाए हैं। बट बच्चों, अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं, सेक्रेड ग्रोव की बात करूं, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं, तो यहाँ पर नेचुरली ग्रोइंग ऑन साइट स्पीशीज की कंजर्वेशन की जाती है। ऑलराइट, तो इसमें हमें नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू बताना था। तो आप देख सकते हैं मैं आपको एक्स सीटू कंजर्वेशन में दिखाऊंगी कि कहां पर बच्चों, कहां पर बोटानिकल गार्डन का एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। तो जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, जितनी भी जू होती हैं, जितने भी बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं बच्चों, वो सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है, क्योंकि आप प्लांट्स को, एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालने के बाद आप उनको ले जाकर किसी एक पर्टिकुलर साइट पर कंजर्व करते हैं, ग्रो कराते हैं, या प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ऑलराइट, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन नेचुरल मेथड नहीं है, एक्सेप्शन पूछी गई थी क्वेश्चन में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। अब एक जगह है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, 1992 में वहां पर बच्चों क्या हुआ था? नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहां पर अर्थ समिट हेल्ड किया गया था। इस अर्थ समिट का पर्पस क्या था वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। It was done for conservation of biodiversity and suitable utilization of its benefits. It was done to assess threat posed to native species by invasive weed species. It was done for immediate steps to discontinue the use of CFCs. It was done to reduce carbon dioxide emission and global warming. इन चारों में से राइट आंसर चूज कीजिए कि अर्थ समिट का पर्पस क्या था। दैट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 1992 में। Which of the following was the purpose of Earth Summit? Alright, क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया है? ऑप्शंस रीड कर लिए हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स बच्चों जल्दी से अपना आंसर दीजिए। What was the purpose of Earth Summit? और मैं आपको बताऊं, हम चैप्टर कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है? तो हमें उसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सोचना होगा। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको कहा, आपको चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में सोच के आंसर करना होगा। तो ऑफ कोर्स आपका जो अर्थ समिट था दैट वाज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और आप कैसे इनके बेनिफिट्स को सस्टेनेबली यूज करें, क्योंकि जितनी आप वेस्टेज करेंगे उतना ज्यादा स्पीशीज लॉस होता रहेगा। तो जितना हम प्लांट्स को, एनिमल्स को बेनिफिट्स के लिए एक बारी साइड लाइन कर दें, हालांकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो चुकी है इन चीजों पर, बट फिर भी बच्चों अगर हम इनकी एटलीस्ट पॉपुलेशन कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इन्हें यूज करें, सस्टेनेबली यूज करें, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा फ्यूचर जनरेशन को। ऑलराइट, एंड ये पॉपुलेशंस भी कंजर्व्ड रह जाएंगी। तो लेट्स मार्क इट हियर इन द बुक, ठीक है? कहां पर बात हो रही है? एक हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, एक हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था बच्चों बायोडाइवर्सिटी से, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं अर्थ समिट। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अर्थ समिट। कहां पर हेल्ड हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो कि एक जगह है ब्राजील के अंदर, 1992 में। सारे नेशंस ने मिलकर क्या मेयर्स लिए थे फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, वो सब आता है अर्थ समिट के अंडर। ओके, क्लियर? और इसके जस्ट बाद एक वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जो कि 2002 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में किया गया था। ऑलराइट, और इसमें बात की गई थी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो जितना भी लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए या उसको लोअर डाउन करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उन सब के बारे में प्लेज किया गया था। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? कहां से क्वेश्चन पूछा गया? लास्ट पैराग्राफ है आपका चैप्टर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा XC2 कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। बोटानिकल गार्डन बनाना, सेक्रेड ग्रोव बनाना, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बनाना, या सीड बैंक्स बनाना। सेम क्वेश्चन नीट 2018 में पहले हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं,
ऑप्शंस अलग थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी, बट मीनिंग सेम है, पूछा भी सेम गया है। ध्यान से पढ़िए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट, कौन सा इनमें से XC2 कंजर्वेशन का मेथड नहीं है? 15 सेकंड बच्चों आपके शुरू होते हैं अब। जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। सब लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में क्विकली लिखेंगे सब बच्चे। यस, 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों XC2 कंजर्वेशन में एक ही ऑलराइट एक ही आता है। Which of the following are included in XC2 conservation except, कौन सा इनमें से XC2 conservation में आएगा? Sacred groves। बट बच्चों बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें, बोटानिकल गार्डन्स ऑन साइट कंजर्वेशन नहीं है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स ऑन साइट कंजर्वेशन नहीं है, सीड बैंक्स ऑन साइट कंजर्वेशन नहीं है। तो आपसे पूछा गया था ऑल ऑफ द फॉलोइंग XC2 है, कौन सा नहीं है, एक्सेप्शन बतानी थी, तो दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। पहले भी मैंने आपको स्निप दिखाया, दोबारा देखते हैं बच्चों स्निप में कि कहां पर सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में मेंशन है। ये बच्चों सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं इन C2 कंजर्वेशन में। सेक्रेड ग्रुप्स ऐसे रिलीजियस लार्ज ओल्ड एज ट्रीज हैं जो कि कहीं कहीं इंडिया में मिलते हैं। अब खासी, जैंतिया, ऑलराइट, ये जो हिल्स हैं मेघालय के, अरावली हिल्स हैं राजस्थान के, राइट। आपने बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में सुना होगा जहां पर इन ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। वेस्टर्न घाट रीजन्स हैं जो आपके कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, सरगुजा के, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये सेक्रेड ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन चंदा, बस्तर एरियाज मध्य प्रदेश के, मेघालय में भी सेक्रेड ग्रुप्स हैं। जो कुछ लास्ट रिफ्यूजीज बचे हैं, लास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स बचे हैं अपनी स्पीशीज के, अपने पॉपुलेशन को, तो इधर रिलीजियसली और इकोलॉजिकली हमें इन्हें कंजर्व करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये नेचुरली ग्रो कर रहे हैं इन एरियाज में, बहुत सालों से बहुत पुराने ओल्ड एज ट्रीज हैं। दैट्स व्हाई दे आर मेथड ऑफ इन C2 कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑलराइट, क्लियर है सबको? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने फर्स्ट टाइम किस चीज को डिस्क्राइब किया था? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को, या पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन को? नीट 2017 का क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सबसे पहले किस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स और पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशंस। 15 सेकेंड बच्चों, हरी अप। बहुत डायरेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड ग्राफ, इक्वेशन, कॉन्सेप्ट क्या था, क्या डिस्क्राइब किया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की द्वारा? सो 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बात की थी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। तो जितना जितना आप एरिया बढ़ाते जाएंगे बच्चों, उतना उतना स्पीशीज का नंबर या स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। बट एक पॉइंट के बाद क्योंकि स्पीशीज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी तो एक ग्राफ हो जाएगा कांस्टेंट, ये बढ़ना बंद हो जाएगा। लेट मी शो यू कि कहां पर साइंटिस्ट का नाम और कॉन्सेप्ट का नाम दिया। तो आप देख सकते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था बच्चों। ये साइंटिस्ट जिन्होंने कहां पर एक्सप्लोर किया था? साउथ अमेरिकन जंगल्स में। कौन से साइंटिस्ट थे ये? जर्मन नेचुरलिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इजीली इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइंटिस्ट नेम, कॉन्सेप्ट नेम, इक्वेशन, ग्राफ, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, कुछ भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन इज इजीली एक्सपेक्टेड, क्वेश्चन इज इजीली एक्सपेक्टेड। ऑलराइट, क्लियर? सबको क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू XC2 कंजर्वेशन? इनमें से XC2 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए कौन कंसीडर किया जा सकता है? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और हिमालयन रीजन। इन चारों में से कौन सा रिलेटेड है XC2 कंजर्वेशन? मतलब ऑफ साइट, ऑफ साइट मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ले जाकर अगर आप किसी स्पीशीज का कंजर्वेशन करा रहे हैं तो उसको हम XC2 या ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं।
नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, यू कैन सी हेयर इन द ब्रैकेट। 15 सेकेंड आपके पास, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, Amazon रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन। 2 and 1, टाइम अप। अभी बच्चों मैंने आपको एक स्निप में दिखाया था कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, ये सब एग्जाम्पल हैं ex-situ कंजर्वेशन के, ऑफ साइट कंजर्वेशन के, वाइल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन, ये सब ऑन साइट कंजर्वेशन हैं। तो क्लियरली देख सकते हैं आप, वी हैव ऑलरेडी मार्क, पहले स्निप में हम कर चुके हैं ये कि जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स पर्पस सर्व करते हैं ex-situ कंजर्वेशन का, जिसका मतलब है ऑफ साइट कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ लें, 1 या 2 बारी या 3 बारी अपने क्वेश्चंस खुद फ्रेम करके देख लें, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर। इकोलॉजी के सभी चैप्टर्स जो हैं फैक्ट बेस्ड हैं, मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, आपको समझना है और याद रखना है। एप्लीकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, इट इज बेसिकली अबाउट रिटेनिंग इन योर माइंड। ठीक है, रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है, जहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। नीट 2017 का क्वेश्चन है, हालांकि टर्म्स मेंशन नहीं है डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में, बट फिर भी पूछा गया था। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इसको आंसर करें। क्या वो कोर जोन कहलाता है जहां पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है? क्या वो बफर जोन कहलाता है? क्या वो ट्रांजिशन जोन कहलाता है? क्या वो रिस्टोरेशन जोन कहलाता है? यस बच्चों, जल्दी बताएंगे। एक बायोस्फीयर रिजर्व है, लीगली प्रोटेक्टेड इन सीटू कंजर्वेशन साइट है, जहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, वो जोन बायोस्फीयर रिजर्व का क्या कहलाता है? ये आपका क्वेश्चन है। 15 सेकेंड आपके पास, जल्दी बताइए। आपको डायरेक्टली ये इतना डिटेल में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, बट फिर भी आपको इन जनरल पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से जनरल क्वेश्चंस भी बनते हैं। 5 4 3 2 1 एंड टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, राइट आंसर है आपका कोर जोन। आइए देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से जोन्स मिलते हैं हमें। बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 जोन्स में। 3 जोन्स में से जिसमें से सबसे अंदर वाला जोन कहलाता है कोर जोन। कोर जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल जो भी हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी यहाँ पर इंटरवीन नहीं कर सकता। आप कुछ भी लेने यहाँ नहीं आ सकते। इट इज टोटली अ बैंड एरिया। यहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, यहाँ पर इट इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑलराइट, तो कोर जोन टोटली नो ह्यूमन एक्टिविटी जोन है। इसके बाद एक एरिया आ जाता है जिसको हम कहते हैं बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन एक ऐसा जोन है जहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी मतलब अगर आपके पास कोई स्पेशल तरह की परमिशन है, आपके पास कोई काम है रिसर्च से रिलेटेड, रॉ मटेरियल भी लेना है विद परमिशन, या कोई भी तरह का आपको इस एरिया में कुछ भी करना है, तो विद परमिशन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। वेल बच्चों, अगर तीसरे जोन की बात करें तो दैट इज योर ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वो एरिया है जो सबसे आउटर मोस्ट एरिया है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। इवन विजिटर्स आते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस करने, जो ये कंजर्वेशन है इसको देखने, फॉरेस्ट की लाइफ को एक्सपीरियंस करने, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डैमेज द थिंग्स। आप कुछ भी यहाँ पर कट नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ गवर्नमेंट रूल। यू कैन नॉट आप कुछ भी, कोई भी पेड़ नहीं काट सकते हैं, किसी भी प्लांट को, किसी भी जानवर को, किसी भी वाइल्ड एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वो फॉर श्योर है बायोस्फीयर रिजर्व में। बट बात करें कोर जोन की बच्चों, नो ह्यूमन एक्टिविटी एट ऑल। बफर जोन की बात करें, लिमिटेड एक्टिविटी, एंड ट्रांजिशन जोन की बात करें तो एक्टिविटी इज अलाउड विदाउट डैमेजिंग
विजिटर्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकता है, इंजॉयमेंट हो सकता है, ओके, एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, क्लियर? तो कोर जोन विद नो ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? बच्चों मैंने कहा था बहुत जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो ये रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? नीट 2016 में पूछा गया था। जिन बच्चों को नहीं पता है कोई बात नहीं, आज पता लग जाएगा, बट फिर भी ट्राई करो। क्या वो रिवर डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, सी हॉर्स है, गैंजेटिक शार्क है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 15 सेकेंड, हरी अप। यस, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता है सवाल, आप इजीली आंसर कर सकते हैं, जल्दी बताइए। यस बच्चों, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स आपकी स्क्रीन पर, एंड टाइम इज अप। ऑफ कोर्स बच्चों, राइट आंसर इज रिवर डॉल्फिन। नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात हो रही है, जिनको नहीं पता था वो आज नोट कर लें, अपनी बुक में ही चैप्टर के साइड में कहीं लिख लें। ओके, रिवर डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज? देखो बच्चों, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से 2016 में पूछा गया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन? कौन सा ऐसा कॉज है जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रही है सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की? 2016 में पूछा गया। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सबसे ज्यादा कौन सा मेजर फैक्टर है? हालांकि चारों ही फैक्टर्स हैं हैबिटेट लॉस के लिए, स्पीशीज लॉस के लिए, आई मीन नॉट हैबिटेट लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, स्पीशीज लॉस के लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्वार्टेट आउट ऑफ द 4 क्वार्टेट है? ओके, 15 सेकेंड, हरी अप, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप। बच्चों, राइट आंसर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। मैंने आपको समझाया भी है कि कैसे एक जंगल को बीच में काट देने की वजह से, या एरिया को फ्रैगमेंट करने की वजह से, या टोटली खत्म कर देने की वजह से कैसे उसके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं हैबिटेट लॉस की वजह से। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो प्लांट्स और एनिमल्स की एक्सटिंक्शन कॉज कर रहा है एट प्रेजेंट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। टोटली जंगल का खो जाना, उनका नेचुरल हैबिटेट खो जाना, या फिर उनके नेचुरल हैबिटेट के टुकड़े हो जाना। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये भी बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक से नहीं है, पर फिर भी 2016 में पूछा गया था। मैं स्टिल पूछना चाहती हूँ आपसे सवाल, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज 10th क्लास में अपने पढ़ी है। ओके, आप ये ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में जीएफएम एक्ट कब आया था? 1970s में, 80s में, 90s में, या 60s में? यस बच्चों, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट अलॉन्ग विद ट्राइबल्स कंजर्वेशन में हेल्प करती है फॉरेस्ट की। ऑलराइट, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन ट्राइबल्स की हेल्प से की जाती है, और उसके बदले में गवर्नमेंट ट्राइबल्स को वहां से रॉ मटेरियल विदाउट एनी कॉस्ट यूज करने देती है। ऑलराइट, क्लियर? तो 15 सेकेंड, जल्दी से बताइए जेएफएम कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप। हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड मिल रहे हैं आपको। इजी सवाल हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर पढ़िए और आप सॉल्व कर पाएंगे। 1 एंड अप। बच्चों, ऑफ कोर्स टाइम जो था उस टाइम 1980s, मतलब 1988 की बात है, जब जेएफएम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट बता चुकी हूं आपको, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स जो वहां के ट्राइबल पीपल हैं वो साथ में आए और उन्होंने कंजर्व करने का प्लेज किया। किसी भी एक्सटर्नल विजिटर को, किसी कंपनी को, इंडस्ट्री को, किसी भी एमएनसी को, ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर इन्वेजन नहीं करने दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद परमिशन इन्वेजन होगा, और दूसरी बात बच्चों, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कटिंग, बेसिकली शिकार करना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वहां के नेटिव्स को परेशान कर सकती है, उसको रोका गया है थ्रू दिस जेएफएम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेड लिस्ट डेटा कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट? तो जो रेड लिस्ट होती है आपके पास, उसमें किस बारे में इंफॉर्मेशन होती है? नीट 2016 का क्वेश्चन। ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में मेंशन होता है, प्लांट्स हुज प्रोडक्ट्स आर इन इंटरमीडिएट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में मेंशन होता है, या मरीन वर्टेब्रेट्स के बारे में। हालांकि रेड लिस्ट में बहुत कैटेगरीज आती हैं, बट आपको चूज करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। 15 सेकेंड आपके शुरू हो गए हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा हिंट है, आप पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं रेड डेटा के बारे में, रेड लिस्ट के बारे में। सो लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स बच्चों, यू नो, प्लांट्स जो थ्रेटेंड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड कंडीशन में हैं, या जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऑलराइट, उनका भी मेंशन आपको IUCN की द्वारा दी गई रेड लिस्ट में मिलेगा, रेड डेटा बुक में मिलेगा। लेट्स सी NCERT में इसके बारे में कहाँ मेंशन है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की द्वारा दी गई रेड लिस्ट है 2004 की, उसके बारे में एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में भी मेंशन है, ओके। और जितनी भी रीसेंट एक्सटिंक्शंस हैं उनके बारे में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज, जो इमीडिएट फ्यूचर में, इंटरमीडिएट फ्यूचर में, या फार अवे फ्यूचर में जो भी डेंजर में है स्पीशीज, उन सभी स्पीशीज का मेंशन है, नाम भी और लिस्ट भी, और साथ में नंबर भी। ऑलराइट, क्लियर? सबको क्लियर है? तो दिस इज वन एग्जाम्पल जहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया। ऑलराइट, नेक्स्ट अगेन बच्चों जनरल क्वेश्चन है, NCERT में नहीं मिलेगा, बट जनरल नॉलेज से पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज होम टू फेमस मस्क डियर? मस्क डियर होता है जिसमें से खुशबू आती है, ऑलराइट। सो नीट 2016 का क्वेश्चन, इज इट मणिपुर नेशनल पार्क कीलबुन लामजाओ? इज इट बांधवगढ़ नेशनल पार्क MP? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश? और इज इट दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर? यस बच्चों, सब लोग पार्टिसिपेट करें, ट्राई जरूर करें, बुक में नहीं है बट आपको आना चाहिए इन जनरल, ठीक है। सबको इस बारे में, रेड लिस्ट के बारे में, कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन सा पार्क कहाँ लोकेटेड है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ लोकेटेड है, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो 15 सेकेंड बच्चों, हरी अप, जल्दी से आंसर करेंगे। यस, सब लोग जल्दी से आंसर करेंगे, सब लोग। यस, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों मस्क डियर की बात हो रही है, तो इट इज फेमस टू बी फाउंड इन दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जिनको नहीं पता था प्लीज टेक अ नोट, PYQ है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड में आइडेंटिफाइड हैं अभी तक? ऑलराइट, किसने आइडेंटिफाई किए थे? साइंटिस्ट का नेम मेंशन है, नॉर्मन मेयर्स, और नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ वो नंबर बताना है जो आपकी NCERT बुक में भी लिखा गया है बच्चों, अपडेटेड, ऑलराइट, कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको मिलेंगे। ऑलराइट, क्लियर? ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो बच्चों 15 सेकेंड, हरी आप जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। कॉन्सेप्ट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 8, 7, 6, 5, 4, और हॉटस्पॉट्स में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों, दैट्स वेरी कॉमन, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों अपडेटेड नंबर इज 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको ग्लोबल लेवल पे थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलेंगे। तो आप इसको अंडरलाइन कर लें अपने बुक में, अंडरलाइन कर लें बुक में। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अभी तक रिसेंटली 34 हैं। इससे पहले जो हमने एरियाज आइडेंटिफाई करके रखे हुए थे दोज वर 25, बट अपडेटेड नंबर इज 34। तो आपसे मोस्टली यही पूछेंगे। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट, द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन। अगर आपको एक स्पीशीज एक ही एरिया में मिल रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर आप उस स्पीशीज को ढूंढने जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। तो इस तरह की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं?
कीस्टोन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज या रेयर स्पीशीज? यस बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है बट अभी भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया हॉटस्पॉट से क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है और ये उसी से रिलेटेड है। सो इज इट कॉल्ड कीस्टोन, एलियन, एंडेमिक और रेयर स्पीशीज? 15 सेकेंड बच्चों, हरी अप, जल्दी से लिखिए अपना आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो बच्चों आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर होगा एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज होती हैं कहीं की नेटिव स्पीशीज। ऑलराइट, एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह की नेटिव या इंडिजिनस स्पीशीज होती हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी, सिर्फ उसी एरिया में लिमिटेड होंगी, उसी एरिया में लिमिटेड रहेंगी। वाइल अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं बच्चों, कीस्टोन स्पीशीज होती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक प्ले करती है, रोल प्ले करती है किसी फूड चेन में। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हमने बात करी छोटी सी फूड चेन की, ग्रास, डियर एंड टाइगर, तो बच्चों अगर आप यहां से इस फूड चेन में से डियर को रिमूव कर देंगे तो डियर के रिमूव होने की वजह से ग्रास भी बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी और टाइगर भी फीड नहीं कर पाएगा ग्रास के ऊपर। तो एक इंपॉर्टेंट लिंक है, ऐसी स्पीशीज जो एक इंपॉर्टेंट लिंक फॉर्म करती है फूड चेन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच, उसको हम कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। वो उस पर्टिकुलर फूड चेन का एक कीस्टोन, कीस्टोन समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल एक कंपोनेंट है। ओके, बात करें एलियन स्पीशीज की, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एलियन स्पीशीज वो होती हैं जिनको आप एग्जॉटिक स्पीशीज भी कह सकते हैं। एग्जॉटिक जो कहीं और से लाई गई हैं, कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, तो फॉरेन स्पीशीज, एग्जॉटिक स्पीशीज, एलियन स्पीशीज। और रेयर स्पीशीज होती हैं बच्चों जो वर्ल्ड में कहीं कहीं ही मिलती हैं, नॉट नेसेसरी कि एक ही एरिया में मिलेंगी, आपको अलग अलग जगह मिल सकती हैं बट बहुत रेयरली सीन है। ओके, क्लियर, सबको समझ आया? एंडेमिक, तो बच्चों आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स जो होते हैं उनको हम तभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करते हैं अगर उन एरियाज में पहली कंडीशन बहुत हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस हो, बहुत ज्यादा वहां पर आपको नंबर में स्पीशीज मिले, फर्स्ट कंडीशन, और बहुत हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो, आपको जो स्पीशीज मिले वो ऐसे स्पीशीज मिले जो कहीं और वर्ल्ड में नहीं मिलते। तो बच्चों ऐसे एरिया को हम डिक्लेयर करते हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और अभी तक हम 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं ग्लोबली। ओके, सबको समझ आया? दो कंडीशन क्या है हॉटस्पॉट रीजन्स के लिए? क्लियर? तो ये सबको पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called what? अब हम रेड लिस्ट की बात कर चुके हैं। अभी अगर हम एक स्पीशीज की बात करें जिसको हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का इमीडिएट फ्यूचर में, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज गिवन है यहाँ पर, इमीडिएट फ्यूचर में, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? वल्नरेबल स्पीशीज बोलेंगे, एंडेमिक स्पीशीज बोलेंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलेंगे या एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलेंगे? एक ऐसी स्पीशीज जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है इमीडिएट फ्यूचर में, उसको क्या बोलेंगे? 15 सेकेंड्स बच्चों। वल्नरेबल, एंडेमिक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो आपके पास एक क्लू गिवन है कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ बट हाई रिस्क पर है। 4, 3, 2 एंड 1, टाइम अप। तो बच्चों ऑफ कोर्स आप जानते हैं एंडेमिक का मतलब मैंने आपको समझाया था। ऑलराइट, एंडेमिक का मतलब होता है कहीं पर ही, कहीं एक जगह पर ही लिमिटेड जो स्पीशीज होती है उसको एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट इसका मतलब नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो स्पीशीज की बात हो रही है वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, वो भी हाई रिस्क पर है। और वल्नरेबल स्पीशीज बच्चों, वल्नरेबल वो होती है जो इमीडिएट फ्यूचर में रिस्क पर नहीं है बट आने वाले टाइम में हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंटली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है उस स्पीशीज का नाम है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिश करती है रेड लिस्ट को स्पीशीज की, उसको क्या बोलते हैं? इज इट कॉल्ड ICFRE, IUCN, UNED, WWF?
AIPMT 2014 क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था, स्निप में मैंने आपको दिखाया था, तो जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। 15 सेकंड का टाइमर चल रहा है आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए विद फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट। ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज? टाइम अप। तो यू नो द राइट आंसर, IUCN। IUCN stands for International Union of Conservation of Nature and Natural Resources। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो देख सकते हैं आप यहां पर मेंशन है इसके बारे में, IUCN रेड लिस्ट, मतलब कौन पब्लिश करता है इस लिस्ट को? IUCN। ओके, नेक्स्ट, जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, जैसे कि एक पर्सन दिल्ली से शिमला मूव करता है हीट को एस्केप करने के लिए हॉट समर्स में, वैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स भी जो है साइबेरिया से अदर एक्सट्रीमली साइबेरिया से अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थ अमेरिकन रीजन से कहाँ मूव करती हैं? जब साइबेरिया में बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है, उस कंडीशन में ये बर्ड्स जो हैं साइबेरियन क्रेन्स बेसिकली कहाँ जाती हैं? AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर स्पेसिफिकली बट रिलेटेड है फिर भी। ओके, एक तरह की एडेप्टेशन की बात हो रही है। इज इट वेस्टर्न घाट्स, मेघालय, कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योलाडो नेशनल पार्क? क्योंकि आप जानते हैं कि बर्ड्स कहाँ आती हैं? इंडिया में आती हैं। ओके, माइग्रेट करके कहाँ आती हैं? इंडिया में, बट यू हैव टू टेल मी कौन से इनमें से जगह पर विजिट करती हैं ये। ओके, एंड सारा का सारा कोल्ड अपना वहीं बिताती हैं। तो 15 सेकेंड्स, हरी अप। 10 मोर सेकेंड्स, जल्दी से अपना आंसर लिखिए। सबको आता है आई गेस, सबको पता है कहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों, ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज क्योलाडो नेशनल पार्क। इवन नॉट इवन क्योलाडो नेशनल पार्क, कुछ रीजन ऑफ गुड़गांव में, कुछ रीजन ऑफ चंडीगढ़ में भी विजिट करती हैं ये, बट बच्चों मेनली नेशनल पार्क की बात करें तो क्योलाडो नेशनल पार्क। ओके, यहाँ पर माइग्रेशन देखी जाती है साइबेरियन क्रेन्स की टू एस्केप द हीट कंडीशंस। ओके, पूरा का पूरा विंटर ये यहीं स्पेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन, मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। PMT में ट्वाइस पूछा गया क्वेश्चन है, 2014, 2010। इज इट नेशनल पार्क, सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड ग्रुव? आपको एक एग्जाम्पल बताना है XC2 कंजर्वेशन का, मतलब इन C2 को आपने यहाँ पर एलिमिनेट करना है बेसिकली। 15 सेकेंड, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं XC2 इन C2 से रिलेटेड, क्योंकि बार बार रेपिटेटेडली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यस, 5 मोर सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। XC2 कंजर्वेशन का बच्चों सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर सीड बैंक। आप जानते हैं नेशनल पार्क नेचुरल कंजर्वेशन में आ जाएगा, इन C2 कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेचुरल कंजर्वेशन में, और इवन सेक्रेड ग्रुप्स भी नेचुरल कंजर्वेशन का पार्ट है। नेचुरली ग्रोइंग ट्रीज और प्लांट्स और फॉरेस्ट जो है सब इन C2 कंजर्वेशन का पार्ट है। बट अगर आप बात करें सीड बैंक्स की, पॉलन बैंक्स की, स्पर्म बैंक्स की, एग्स को अगर आप क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू प्रिजर्व करके रख रहे हैं, बोटानिकल गार्डन्स की, जूलॉजिकल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ पार्क्स की, तो बच्चों वो सब XC2 कंजर्वेशन का पार्ट है। हम देख चुके हैं ऑलरेडी। लेट मी मार्क दिस, ये XC2 कंजर्वेशन के एग्जांपल्स में मैं मार्क कर रही हूं आपके लिए। सीड बैंक भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो सीड्स of different genetic strains of commercially important plants can be kept for long periods in seed banks। कहां पर आप प्रिजर्व करेंगे इनको? सीड बैंक्स के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? प्लीज ये मार्क कर लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT बुक में ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ इन C2 XC2 आपको आने चाहिए। अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज्यादा स्पीशीज ग्लोबली अगर देखा जाए इन चारों ऑर्गेनिजम्स में से किसकी है? अगेन बच्चों पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा अप्लाई कीजिए, वहां से फैक्ट्स उठाइए। नीट 2013 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज अमंगस्ट ऑल दीज 4 जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में प्रेजेंट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में? इज इट एल्गी, लाइकन्स, फंजाई, मॉसेस एंड फर्न्स? Yes, everybody.
15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स आपके पास, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, जल्दी बच्चों, 2 and 1, टाइम अप। तो जैसा कि आप जानते हैं इन चारों स्पीशीज की अगर बात करें बच्चों, सबसे रिच, सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर फंजाई। ओके, आफ्टर एंजियोस्पर्म्स आप देख सकते हैं क्लियरली ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन आपको नजर आ रही है एंजियो और फंजाई की, बट यस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन रिलेशन टू मॉसेस, फर्न्स, लाइकन्स, एल्गी आपको दिखेगी फंजाई की। तो ये भी डायरेक्ट पाई चार्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। क्लियर, यहां से भी आपको लेबल करके पूछा जा सकता है ए, बी, सी और डी, राइट, कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस रेशियो में फॉल करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर XC2 प्लांट कंजर्वेशन। इनमें से हम XC2 मेथड की तरह किसको नहीं यूज कर सकते हैं? फील्ड जीन बैंक्स को, सीड बैंक्स को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, बोटानिकल गार्डन्स को। Which of the following cannot be used for XC2 plant conservation? Field, gene banks, seed banks, shifting cultivation, botanical gardens. Last 15 सेकेंड बच्चों जल्दी से लिखिए अपना राइट आंसर, ऑप्शन A, B, C और D। हरी अप। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो बच्चों राइट आंसर आपके सामने है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कोई अप्रोच नहीं है XC2 कंजर्वेशन की, ये कल्टीवेशन मेथड है। अगर बात करें प्रिजर्वेशन की, कंजर्वेशन की, XC2 कंजर्वेशन, तो बच्चों जीन बैंक्स बनाने के थ्रू, सीड बैंक्स बनाने के थ्रू और बोटानिकल गार्डन्स बनाने के थ्रू आप XC2 कंजर्वेशन कर सकते हैं प्लांट्स की, बट शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेथड ऑफ कल्टीवेशन XC2 नहीं है। क्लियर, तो एलिमिनेट दी ऑड वन आउट मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस ग्रुप। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको, हालांकि डायरेक्टली ये इस चैप्टर से NCERT बुक से नहीं पूछा गया, बट रिलेटेड है क्योंकि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की बात हो रही है। अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिजम्स डिराइव करते हैं, क्या वो फंजाई हैं, एनिमेलिया हैं, मोनेरा हैं या प्लांटे हैं। AIPMT 2012 का क्वेश्चन, फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा या प्लांटे, कौन इनमें से न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा शो करेगा। 15 सेकेंड, आप इसके बारे में एक और चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको एक बहुत बड़ा हिंट और क्लू मिल चुका है, कौन है वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत न्यूट्रिशनली डाइवर्स हैं। टाइम अप बच्चों, राइट आंसर इज ऑफ कोर्स मोनेरा, क्योंकि अगर आप बात करें मोनेरंस की, बैक्टीरिया की, तो आपको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी मिलेंगे और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी देखने को मिलेंगे। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोनेरंस मिलेंगे बच्चों। ऑटोट्रॉफिक में यू मे फाइंड कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो, आपको केमिकली अपना फूड बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे जो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, या फिर आपको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरो मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स डीकंपोजर्स भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे भी फीड कर सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और इवन सिम्बायंट्स भी हो सकते हैं, सिम्बायसिस में भी रह सकते हैं। तो अलग अलग तरह की न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको देखने की मिली। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक में कितने तरह के नेचर हैं मोनेरंस के। ओके, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? तो क्योंकि ये PYQ था इसीलिए हमने डिस्कस किया है। ऑलराइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया, इंडिया में ऐसा कौन से एरियाज हैं जिसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है? इज इट ईस्टर्न घाट्स, गंजेटिक प्लेन, सुंदरबंस और वेस्टर्न घाट्स? क्वेश्चन है AIPMT 2012 से। ईस्टर्न घाट, गंजेटिक प्लेन, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट, इन चारों में से कौन से एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है? 15 सेकेंड्स बच्चों, हरी अप। इंडिया में प्रेजेंट हॉटस्पॉट्स आपकी बुक में भी मेंशन है, आप सबको ये पता होना चाहिए कि कौन से हॉटस्पॉट रीजन्स इंडिया में कहां लोकेटेड हैं। 3, 2 and 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स की। आइए स्निप देखते हैं NCERT बुक में, जहां पर आपको
इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में गिवन है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि 34 ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट रीजन्स हैं, जिसमें इंडिया में 3 हॉटस्पॉट रीजन्स फॉल करते हैं। 3 हॉटस्पॉट रीजन्स फॉल इन इंडिया। एक है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका रीजन, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका रीजन, इंडो बर्मा एंड हिमालय रीजन, राइट। और एक आपका जो रीजन है दैट इज ओके इंडो बर्मा एंड हिमालय रीजन, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयस, ओके, इंडो बर्मा एंड हिमालय रीजन। क्लियर सबको? तो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपके इन इंडिया आउट ऑफ 34 हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको राइट स्टेटमेंट चूज करना है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। AIPMT 2012 का क्वेश्चन, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीशीज as well as rare animals. Large scale planting of BT cotton has no adverse effect on biodiversity. Western Ghats have very high degree of species richness and endemism. Conservation of biodiversity is just a fraud pursued by developed countries. Yes. Let me know the correct statement. सही statement बतानी है आपको. Hurry up. 15 सेकेंड आपके शुरू होते हैं। आप लेट मी नो द राइट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, यहां पर एक सूटेबल स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रही है वेस्टर्न घाट्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का। यहाँ पर आपको बहुत हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस मिलेगी और बहुत हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मिलेगा। एंडेमिज्म मींस नेटिव स्पीशीज यहाँ पर, और बहुत ज्यादा लिमिटेड इस एरिया में मिलेंगी। ओके, तो राइट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, बाकी सब स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इनकरेक्ट है। ओके, सो हमने ये ऑलरेडी मार्क कर लिया था बच्चों। इट इज रिलेटेड टू हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। उन्हीं एरियाज को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स डिक्लेयर करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा इंडिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको कौन सी वैरायटी की देखने को मिलेगी? इज इट राइस, मेज, मैंगो और ग्राउंडनट? 2011, 2009 ट्वाइस आस्क्ड क्वेश्चन है ये, राइस, मेज, मैंगो और ग्राउंडनट, और पूछा गया है मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। 15 seconds, hurry up, quickly बताइए what is the right answer? Yes बच्चों, 5, 4, 3, 2 and 1, time up। तो बच्चों, सबसे अप्रोप्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इज ऑफ राइस वेराइटीज। आइए देखते हैं बुक में, टेक्स्ट में कहां पर गिवन है। बच्चों, जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात हो रही है। 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। तो राइस की जो आपके पास वैरायटीज अवेलेबल हैं, जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटीज 50,000 से भी ज्यादा। और अगर मैंगो की बात करें बच्चों, 1000 वैरायटीज मैंगो की भी अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मेंशन कर रहा है आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में, जेनेटिक, स्पीशीज, स्पेसिफिक, ऑलराइट, क्लियर, इकोलॉजिकल, वहां पर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर? क्या सबसे ज्यादा, ओके, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, इनवर्टिब्रेट्स से या प्लांट्स से पाई चार्ट्स हमने कर लिए, एनिमल्स से भी कर लिए हैं। इंसेक्ट, बर्ड, एंजियोस्पर्म्स और फंजाई, इनमें से कौन सा ऐसा स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा रिच है? तो आपको पहले कंपेयर करना होगा प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई, सबसे ज्यादा रिच स्पीशीज में कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें से पर्टिकुलर ग्रुप पर आपको पहुंचना होगा। ओके, सो मैंने आपको क्लू दे दिया, हम कर चुके हैं सब पाई चार्ट में। 15 सेकेंड्स, हरी आप, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर सब लोग। यस बच्चों, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप। बच्चों, सबसे ज्यादा अबंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
abundant species on the earth is insects. तो आइए देखते हैं कहां पर बुक में मेंशन है. ऑल्दो हम पाई चार्ट्स के थ्रू ये देख चुके हैं, बट फिर भी हमें कंपेयर करना होगा अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म से. प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में अगर बात करें, जितने भी स्पीशीज हैं उनमें से 70% से भी ज्यादा रिकॉर्डेड ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स सबसे ज्यादा 70% से भी ज्यादा प्रेजेंट है. और बच्चों अगर एनिमल्स की बात करें, अमंग एनिमल्स insects are the most species rich, are the most species rich taxonomic group. तो आपको ये फैक्ट है, याद रखना है. इसका मतलब हुआ कि अगर 10 एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर, तो उन 10 में से 70% मीन्स 7 इंसेक्ट्स लगभग 7 एनिमल्स आपके लगभग इंसेक्ट्स हैं. ऑलराइट, तो ये लिखा है यहाँ पर, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल. Okay, clear? Out of every 10 animals on this planet, 7 are insects. All right, this fact has been explained. समझ आया सबको? सब लोग important mark कर लें इसे. Next question. Which of the following expanded forms of the following acronyms is correct? तो AIPMT 2011 का question. UNEP की full form है United Nations Environmental Policy. EPA Environmental Pollution Agency. IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. IPCC International Panel for Climate Change. Yes बच्चों, राइट आंसर आपके सामने है. हमने 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऑलरेडी अलग अलग फॉर्म में कर लिए हैं. 15 सेकेंड्स आपके पास, जल्दी से बताइए राइट आंसर. यस बच्चों, एवरीबडी सब लोग सही से इसको देखिए. राइट आंसर बिल्कुल आपके सामने है. 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, IUCN की फुल फॉर्म हमने करी थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 कहां पर हुआ था बच्चों? आपको मैं पहले एक स्निप में दिखा चुकी हूं. AIPMT 2008 का क्वेश्चन NCERT स्निप में हम देख चुके हैं. ब्राजील, स्वीडन, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ था, वो कहां हुआ था? 15 सेकेंड्स, जल्दी से बच्चों. ब्राजील, स्वीडन, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका. 5, 4, 3, 2 and 1. Children, it was held in Johannesburg's World Summit on Sustainable Development. World Summit on Sustainable Development. बच्चों, it was held in Johannesburg. तो यहाँ पर ये wrongly mentioned है. आंसर राइट मार्क नहीं है. इट वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. इट वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. आओ बच्चों, हम यहां से देखेंगे NCERT बुक से. कभी कभी एनिमेशन गलत डल जाती है, कोई बात नहीं. सो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन ईयर 2002. 2002 में हुआ था. जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में. ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. आंसर भले ही गलत मार्क दो, पीछे की में गलत दिया हो, बट हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि व्हाट इज द राइट आंसर. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इन C2 कंजर्वेशन के अंदर? सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स. तो बच्चों एक्सेप्शन बतानी है. इन C2 मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन की बात हो रही है. ऑफ साइट कंजर्वेशन की बात हो रही है. AIPMT 2006 का क्वेश्चन है. सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स. 15 सेकेंड, जल्दी से बताइए बच्चों. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत बारी रिपीटेडली कर चुके हैं हम. ओके, 8, 7, हरी अप बच्चों. सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, कौन सा नहीं है इन C2? तो ऑफ कोर्स बच्चों, इन C2 का मतलब होता है, इन C2 का मतलब होता है ऑन साइट प्रिजर्वेशन. ओके, तो अगर इनमें से कोई एक्सेप्शन है, इन C2 में नहीं है, तो इट मींस कौन सी कंजर्वेशन की बात हो रही है? ऑफ साइट कंजर्वेशन. ऑफ साइट कंजर्वेशन की बात हो रही है. इन C2 का मतलब है ऑन साइट एंड ऑफ साइट कंजर्वेशन आपसे पूछा गया है. तो राइट आंसर इज बोटानिकल गार्डन. ओके, इन C2 कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन है, लेकिन आपको ऑन साइट नहीं बताना है, नॉट ऑन साइट बताना है. क्लियर? नेक्स्ट, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्निप फ्रॉम NCERT. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? दूसरी बार पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन. सेम आंसर है,
लैंग्वेज बदल दी है क्वेश्चन की। AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स, इंडो गंजेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली हिल्स, इनमें से कौन सा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में? तो 15 सेकंड बच्चों, जल्दी से, राइट आंसर आपके बिल्कुल सामने, वेस्टर्न घाट्स, इंडो गंजेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली हिल्स। ओके, क्लियर? क्लियर सबको? 5 4 3 2 एंड 1, टाइम अप। तो बच्चों राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अभी हमने 3 रीजन्स मार्क किए थे एनसीईआरटी स्निप में, ऑलराइट, तो उनमें से एक है वेस्टर्न घाट, ऑलराइट। नेक्स्ट, इन योर ओपिनियन विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया? अगर आप किसी एरिया की प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं तो सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा? टिश्यू कल्चर, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन बनाना या फिर सीड बैंक बनाना? AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। आपको बेसिकली सोचना होगा बच्चों यहाँ पर कि इन सीटू और एक्स सीटू कौन सी कंजर्वेशन अप्रोच ज्यादा अच्छी है? तो 15 सेकेंड जल्दी से बताइए। आपको मैंने एक हिंट दे दिया है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि कौन सा अच्छा मेथड है, कौन सी राइट अप्रोच है फॉर मेंटेनिंग, फॉर कंजर्विंग एनी डाइवर्सिटी। 3 2 एंड 1, टाइम अप। बच्चों सबसे बेस्ट मेथड होगा अगर हम ऑन साइट कंजर्वेशन करें, इन सीटू कंजर्वेशन करें, इन सीटू, ऑलराइट। तो राइट मेथड वुड बी बाय क्रिएटिंग अ बायोस्फीयर रिजर्व। आप नेचर में ही, नेचुरल फॉरेस्ट में ही बायोस्फीयर रिजर्व बना दे, गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर दे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीशीज की प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, और ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह से कंजर्वेशन बहुत इजीली की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रॉय होना, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, हंटिंग फॉर फ्लैश, ऑल ऑफ द अबव। AIPMT 1999 का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। खुद सोचिए कि कैसे इनमें से कौन से फैक्टर्स वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन कॉज कर रहे हैं। सबसे मेजर फैक्टर कौन सा है या कौन सा फैक्टर नहीं है? कंसीडर ऑल दोस। 15 सेकेंड जल्दी से क्विकली बताइए बच्चों, हरी अप। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 एंड 1, टाइम अप। बच्चों इनमें से सारे ही मेथड, सारे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन के लिए, चाहे हम उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दें, वाटर और एयर का पोल्यूशन कॉज कर दें, हंट करें एनिमल्स को, ओवर एक्सप्लॉइट करें फॉर देयर फ्लैश। तो बच्चों सारे ही फैक्टर्स इक्वली रेलेवेंट है फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एरिया। बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन, एक ही एरिया में स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे? AIPMT का क्वेश्चन है। 15 सेकेंड जल्दी से बताइए। विल इट बी कॉल्ड सिबलिंग स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, सिंपैट्रिक, एलोपैट्रिक? यस बच्चों। 5 4 3 2 एंड 1, टाइम अप। हमने पहले डिस्कस किया है एंडेमिक स्पीशीज, जो कहीं की नेटिव स्पीशीज है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगी, आपको लिमिटेड है उस पर्टिकुलर कन्फाइनमेंट एरिया में ही मिलेगी। ऐसे एरियाज को बच्चों हम जनरली हॉटस्पॉट्स घोषित कर देते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है और ऐसी स्पीशीज हैं विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर फॉर डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। सबसे बड़ा रीजन डेजर्टिफिकेशन का क्या है? टूरिज्म, इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ऐसे जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दो ये बहुत पुराना PYQ है, बट आपको फिर भी समझ में आने चाहिए ये फैक्टर्स। 15 सेकेंड जल्दी से बताइए मुझे, क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ डेजर्टिफिकेशन? टूरिज्म, इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग, ऑल ऑफ दीज। 5 4 3 2 एंड 1, टाइम अप। बच्चों राइट आंसर इज ओवरग्रेजिंग। आपको पता है कि डेजर्ट्स कब बन जाते हैं? जब हम टोटली वहां से वेजिटेशन को इरेडिकेट कर दें। और अगर हम कैटल एनिमल्स को या जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रेजर्स हैं बेसिकली, उनको ओवर ग्रेजिंग करने देंगे तो बच्चों उस केस में वहां पर जो एरिया है वो बिल्कुल बैरन हो जाएगा, बिल्कुल डिजर्टेड हो जाएगा। तो ये सबसे मेजर फैक्टर है किसी भी एरिया की डिजर्टिफिकेशन का। क्योंकि अगर इन एनी केस आप टूरिज्म करेंगे तो आप वहां पे प्लांटेशन फिर भी मेंटेन कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस कि इतना एरिया ग्रीन एरिया होगा।
अगर आप इरिगेटेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं तब भी यू आर ग्रोइंग प्लांट्स, तो बिल्कुल डेजर्टिफिकेशन उस केस में नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग इज वन फैक्टर जहां पर आप टोटल इरेडिकेशन ऑफ वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द मेजर फैक्टर। ओके, वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रक्शन कब होती है? जब प्रॉपर केयर नहीं होती, जब मास स्केल हंटिंग होती है फॉरेन ट्रेड के लिए, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है या नेचुरल कैलामिटी हो जाती है। तो वाइल्ड लाइफ कब डिस्ट्रॉय होती है? AIPMT 1994 का क्वेश्चन है। लैक ऑफ प्रॉपर केयर, मास स्केल हंटिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉर फॉरेन ट्रेड, नेचुरल हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड, नेचुरल कैलामिटी। बच्चों 15 सेकेंड दे रही हूं, जल्दी से सोचो, रेलेवेंट फैक्टर को चूज करो, सबसे रेलेवेंट एंड प्रैक्टिकल फैक्टर, प्रैक्टिकली फीजिबल फैक्टर को चूज करो। 7, 6, 5, 4, 3, हरी अप बच्चों, 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स आप जानते हैं बच्चों की नेचुरल हैबिटेट, हमने एक फैक्टर पढ़ा है इवल क्वार्टेट्स में, हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। तो वही क्वेश्चन है, बट आपको जान के कंफ्यूज किया जा रहा है इस क्वेश्चन में ताकि आप दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करें, और बेसिकली दे आर ट्राइंग टू प्ले विद यू, दे आर ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक विद यू है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हमने इवल क्वार्टेट्स में पढ़ा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट और एनिमल की स्पीशीज लॉस के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। क्लियर सबको? स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहां से कहां बढ़ती है? AIPMT का क्वेश्चन है, जब हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं और हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, और इज इट लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड, हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड, लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड एंड लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। तो ध्यान से पढ़िए, थोड़ा टाइम दे रही हूं आपको प्रोसेस करने के लिए चारों ऑप्शंस को, ध्यान से समझिए। पहले एल्टीट्यूड लैटिट्यूड कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे आप इनको लोकेट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्लोबली प्लैनेट के ऊपर, एंड देन गिव मी द राइट आंसर। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के इंक्रीजिंग ट्रेंड को पूछा गया कि कहां से कहां बढ़ेगी। 15 सेकेंड, हरी अब बच्चों जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्विकली। 9, 8, 7, 6, hurry up. High to low latitude, low to high latitude, या low to high altitude, high to low altitude। तो बच्चों ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जब आप हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ आएंगे, कि टॉप पे हिल्स पे आपको उतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है रहने के लिए। और सिमिलरली बच्चों आप हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे तो मतलब आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं अर्थ पे, और अगर आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो उतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी वहां नहीं है, क्योंकि सन लाइट वहां पर डायरेक्टली नहीं पड़ रही है। ओके, थोड़ा सा फ्रोजन एरिया है, थोड़ा सा टेम्परेट और पोलर एरियाज में आप बात कर रहे हैं, दैट इज हाई लैटिट्यूड। तो लो लैटिट्यूड में जब आप आएंगे, मतलब इक्वेटर की तरफ जब आप मूव करेंगे, तो आपको स्पीशीज रिचनेस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सन की जो लाइट है वो अबंडेंटली अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, बहुत डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट ऑफ कोर्स इसके बारे में मेंशन है। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो वहां पर इंक्रीजेस पूछा गया था, बट आप समझिए कि स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है जब हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं इक्वेटर को छोड़ के। ओके, फ्रॉम द इक्वेटर टू दी पोल्स विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर लैटिट्यूड के भी बारे में मेंशन है कि जितना आप इक्वेटर की तरफ रहेंगे, जितना आप इक्वेटर की तरफ फॉल करेंगे, उतनी ज्यादा अबंडेंस ऑफ लाइट अवेलेबल और उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस अवेलेबल। ओके, क्लियर? सिमिलरली एल्टीट्यूड का मैंने आपको रीजन बताया, हाइट पर आपको उतना अच्छा वेजिटेशन नहीं मिलेगा, फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी। इमेजिन ऐसे माउंटेन्स जो स्नो कवर्ड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे मिलेंगे, वहां पर एग्जिस्ट करना ऐसी स्पीशीज के लिए मुश्किल होगा। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट, अमेरिकन वाटर प्लांट। एक अमेरिकन वाटर प्लांट है जो कि इंडिया में बहुत ट्रबलसम बन गया है, एक वीड बन गया है। कौन सा है इनमें से? सिप्रस रोटंडस, आइकॉर्निया, ट्रेपा, ट्रेपा बाय स्पेनोसा।
तो 2 स्पीशीज ऑफ ट्रेपा मेंशन, लैटिफोलिया एंड बायस्पाइनोसा। तो AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी भी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हम 2-3 चैप्टर्स में इसके बारे में बात करते हैं। सो अमेरिकन वाटर प्लांट है, ऑलराइट, यूएस से आया हुआ है, वीड की तरह इन्वेड हुआ था, ओके, मतलब एक्स्ट्रा प्लांट, ओके, लेकिन नाउ इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम इन इंडिया। बहुत सीरियस हैवॉक कॉज करता है टू द एक्वेटिक इन्वेजिव प्लांट्स ऑफ द नेटिव प्लांट्स ऑफ इंडिया, ओके। 15 सेकेंड, बहुत क्लूज दे दिए मैंने आपको। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 5 4 3 2, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स यू नो द राइट आंसर इज आइकॉर्निया क्रासिप्स। लेट मी शो यू एनसीईआरटी में कहां मेंशन्ड है, अंडर एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन की बच्चों जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वाटर हाइसिंथ का आपको मेंशन मिलेगा। बहुत सारी वीड्स अदर भी मेंशन है, फॉर एग्जांपल कैरेट ग्रास, पार्थेनियम लैंटेना, एंड यू हैव मेंशन ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ साइंटिफिक नेम इज आइकॉर्निया। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक वीड्स हैं, इन्वेजिव वीड्स हैं। एक बारी अगर इनटू हैबिटेट इंट्रोड्यूस करा दी जाए तो इनको इरेडिकेट करना, इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, ऑलराइट। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है। और आई होप बच्चों आप सबने आज का सेशन एंजॉय किया। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर था, आपको रिवाइज करना होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। नोट करके बताइए कितनी मिस्टेक्स हो गई आज क्वेश्चन में, और अगर सारे करेक्ट हैं तो भी मेंशन कीजिए। आई होप यू लाइक, हिट द लाइक बटन, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइक टुडेज सेशन। और हम मिलते हैं एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे 5:30 to 7 PM। तो सब लोगों को ट्यूसडे टू फ्राइडे अपनी अटेंडेंस फुल रखनी है एंड सब्सक्राइब टू चैनल वेदांतु नीट मेड इजी, सो दैट आप इसी तरह PYQs प्रैक्टिस करते रहे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे नीट में। तो बच्चों, दिस इज योर टीचर, दिस इज योर मास्टर टीचर कनिका साइनिंग ऑफ। कल फिर मिलेंगे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।